आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कथन के रूप में दिया है। कथन एक दिया है, किन्हीं दो नियत ऊर्जा पट्टी के बीच अवशोषित स्पेक्ट्रम में उत्पन्न रेखाएं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्पन्न रेखाओं से कम होती है। और दूसरा कथन दिया है, कथन दो, अवशोषण स्पेक्ट्रम न्यूनतम ऊर्जा पट्टी से प्रारंभ होती है तथा किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्थित पट्टी पर खत्म हो सकती है, परंतु उत्सर्जन ऊर्जा पट्टी किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्थित पट्टी पर शुरू होती है और किसी उच्च ऊर्जा वाली पट्टी पर खत्म हो सकती है। इसके अनुसार यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। तो आइए हम लोग पहले इस प्रश्न के जो कथन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस कथन पे जो कथन के अनुसार जो विकल्प दिए हैं उस पे आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम पट्टी को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअस यानी कि हमको निरंतर जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण होती है वो हमारे वायुमंडल से परावर्तित होकर हम तक पहुंचती है, यानी कि हमारे वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचती है। तो वायुमंडल में क्या होता है, धूल के कण होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम, नियॉन और बहुत सारी अक्रिय गैसेस उस पर विद्यमान है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो सूर्य से आने वाली विकिरण होती है, तो सूर्य में हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के संलयन से। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलके क्या करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, फिर वो हमें ऊर्जा के रूप में, यानी कि सूर्य हमें क्या होता है, एक तप्त गोले के रूप में प्राप्त होता है जिसमें से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो वो जो प्रकाश रहता है हमारे पृथ्वी के जब वायुमंडल में आता है तो इन जो कणों के द्वारा टकरा के या उनके द्वारा अवशोषित होकर के कुछ स्पेक्ट्रम्स हमारे पास नहीं पहुंचती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। उसे एक फ्रॉनहोफर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। फ्रॉनहोफर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने बताया, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाओं के नाम से जानते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाओं के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वह कम से कम 3 से 4 पट्टिकाओं का अवशोषण कर लेता है, इसीलिए हमें जो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें से इस तरह से जो रहता है, ठीक है, कुछ कुछ 3 से 4 जगह हमको क्या होती है, काली काली पट्टियां दिखाई देती है। तो हम लोग जो ये हमारा उत्सर्जित या अवशोषित स्पेक्ट्रम है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो हमारा स्पेक्ट्रम जो अवशोषित हुआ यानी कि जो उधर से आ रहा है, तो उनमें अवशोषित होने वाली जगह पे हमको काली पट्टियां दिखाई देती हैं। तो यह क्या होता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होता है और यह उच्च ऊर्जा स्तर के जाते तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, कभी कभी यह निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, कभी कभी हमें उच्च ऊर्जा स्तर में भी प्राप्त होता है। और जो हमारा निरंतर आने वाला जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वह हमें क्या होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होगा और यह उच्च ऊर्जा स्तर में जाके खत्म होगा। जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लाल रंग का जो है वो शुरू हुआ है और इधर जो है वो नारंगी रंग में जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर इधर से हमको पीला रंग मिल रहा है, फिर यहाँ पे हमको क्या होगा, हरा रंग मिलेगा, फिर नीला रंग मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जाएं रहती हैं उनमें उच्च से चालू होकर के उच्च में खत्म होती हैं, जबकि हमारा जो अवशोषित स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, अवशोषित स्पेक्ट्रम जो होता है वो निम्न से चालू होती है, उच्च में खत्म होती है, कभी कभी उच्च में भी चालू होती है और उच्च में ही खत्म हो जाती है, इस तरह से। क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या धूल के कण हैं, ठीक है, या जल वाष्प हैं, उनके द्वारा कहीं पे भी उनका अवशोषण हो जाता है। तो अब आइए हम लोग अपने कथन पे चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने स्पेक्ट्रम्स को समझ लिया कि स्पेक्ट्रम कैसे आती हैं और उनका अवशोषण यहाँ पे कैसे होता है। इनको फ्रॉनहोफर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉनहोफर रेखा। जो हमको काली पट्टी या अवशोषण के पश्चात जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हमें फ्रॉनहोफर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए हम लोग इसको फ्रॉनहोफर रेखाओं के भी नाम से जानते हैं। और यह एक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे अपने कथन पे आते हैं। कथन में हमको बोला जा रहा है कि
किन्हीं दो नियत ऊर्जा पट्टी के बीच अवशोषित स्पेक्ट्रम में उत्पन्न रेखाएं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से उत्पन्न रेखाओं से कम होती है। ये तो सही बात है, हमने अभी अभी अपने हमारे स्पेक्ट्रम में देखा कि ये हमारा जो पूरा निरंतर आने वाला स्पेक्ट्रम है उसमें से क्या हो रहा है कि जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है उनमें जो अवशोषित स्पेक्ट्रम है उनकी संख्या कम है। देखिए क्या है, ये हमारा भाग पूरा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम का है, ये हमारा पूरा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम का है, ये और ये। लेकिन यहाँ पे जो अवशोषित स्पेक्ट्रम है उनका हिस्सा बहुत यहाँ पे कम है, देख लीजिए। तो इनकी जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं वह बहुत कम होती है किसकी तुलना में, जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होती है उसकी तुलना में। तो हमारा पहला कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। फिर दूसरे में बोल रहा है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम न्यूनतम ऊर्जा पट्टी से प्रारंभ होती है। वो तो हमने देखा कि हाँ, अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है वो न्यूनतम ऊर्जा पट्टी से प्रारंभ होती है तथा किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्थित पट्टी पर खत्म हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, परंतु उत्सर्जन ऊर्जा पट्टी किसी भी उच्च ऊर्जा व्यवस्थित पट्टी पर शुरू होती है तथा किसी उच्च ऊर्जा वाली पट्टी पर खत्म होती है। तो हमने भी देखा, तो ये कथन क्या था, बिल्कुल सत्य है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो उत्सर्जन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, ये उच्च से चालू हो रहा था और उच्च पे ही खत्म हो रहा था, जो हमारा निरंतर आने वाला जो उत्पन्न उस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और जो अवशोषित स्पेक्ट्रम है वो क्या हो रहा था, निम्न से चालू होकर के निम्न में खत्म हो जाता था। इसीलिए जो हमारा दूसरा कथन है वह बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे देखिए, दूसरे कथन से हमको पहले कथन की पूरी व्याख्या पता चल जा रही है कि जो हम लोग कोई भी स्पेक्ट्रम को अगर देखें तो वह न्यूनतम ऊर्जा पट्टी से चालू होगी। अगर हम लोग अवशोषित स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो क्या होगा कि निम्न में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उच्च है वो उच्च में चालू होगा और उच्च में खत्म होगा। इससे पता चलता है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं आ रही हैं उनमें अवशोषित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी तथा उत्पन्न उत्सर्जित रेखाओं की संख्या अधिक होगी। तो हमारा जो दूसरा कथन है वह पहले कथन को पूरी तरह से परिभाषित कर रहा है। तो अब हम लोग अपने ऑप्शंस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे कथन बी जो है वो, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो तो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला कथन बिल्कुल सत्य हो गया। देख लेते हैं फिर भी, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हम कथन 2 को भी पढ़ के बता सकते हैं कि वो रेखाओं की संख्या कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे सी में आते हैं तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन सत्य है। कथन यहाँ पे जो डी में आते हैं तो कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा दोनों कथन सत्य है। तो हमें इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या प्राप्त होता है, एक ही कथन ए जो है और 2 जो है दोनों सत्य है तथा एक की व्याख्या जो है वो कथन 2 अच्छी तरह से कर रहा है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।